Can you ever imagine renting out a place to giants like Apple, Google, JP Morgan and earning rent from them? No, no, but REITs make that possible. Hello everyone, Namaste. This is part 2 of REIT series. In the last video, we discussed what is REIT, how does it work, its benefit and certain parameters to evaluate REIT. इस वीडियो में हम further parameters देखेंगे. Disclaimer, I am not an expert. I am not claiming to be one. This is not financial advice. This is just for educational purposes. In the last video, I forgot to mention कि जो भी आप पैरामीटर्स देखते हैं ये ओवर द इयर्स देखते हैं कि ऑक्यूपेंसी रेट सपोज बड़ा है या ओवर द इयर्स कम हुआ है, फिर उसे कंपेयर करेंगे विद इट्स पीयर्स. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका रेवेन्यू आता कहाँ से है. क्या सिर्फ रेंटल इनकम से ही इनका रेवेन्यू आता है? रेंटल इनकम के अलावा मेंटेनेंस चार्जेस से भी आता है. देखा जाए तो ये एक्चुअल में इनकी इनकम नहीं है, ये कॉस्ट को रिकवर करा जाता है. सपोज एक बिल्डिंग है, उसमें शेयर्ड स्पेसेस होती हैं जैसे कि रिसेप्शन, सिक्योरिटी, क्लीनिंग. ये सारे खर्चे पहले लैंडलॉर्ड पे करता है, फिर चार्ज करता है टेनेंट से. मतलब कॉस्ट को पास करा जाता है टू टेनेंट्स. इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि रीट्स मेजरली एक टाइप ऑफ रियल एस्टेट में होते हैं, बट उसके साथ थोड़ा डाइवर्सिफाई करा होता है. जैसे एम्बेसी ने डाइवर्सिफाई करा हुआ है जो होटल से अर्निंग हुई, जैसे कि रूम रेंट, फूड्स एंड बेवरेजेस, प्लस उनके पास सोलर पार्क है. जो सोलर एनर्जी वहां से जनरेट होती है वो ये सेल करते हैं टू देयर टेनेंट्स. इसके अलावा अदर इनकम हो सकती है, कोई वन टाइम कंपनसेशन देना हो. फिट आउट रेंटल्स मतलब कि जो बिल्डिंग है आप उसका इंटीरियर करके दे रहे हो अकॉर्डिंग टू योर टेनेंट्स. अगर आप एम्बेसी का देखें, फैसिलिटी रेंटल्स मेजॉरिटी इनकी इनकम है, 70% वहीं से आ रहा है. एक तो डाइवर्सिफाइड इनकम है इनकी. जो होटल इंडस्ट्री है वो बहुत साइक्लिकल है इन द नेचर. अगर रेवेन्यू का ज्यादा पोर्शन रेंटल से है, अगर लॉन्ग टर्म लीज है ना तो वो स्टेबल है. प्लस लॉन्ग टर्म लीज में एस्केलेशन क्लॉज होता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड रेंट इंक्रीज हो जाएगा, विच प्रोवाइड्स हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. ये ज्यादा स्टेबल होगा तो लेस रिस्की है. अगर बहुत डाइवर्सिफाइड इनकम है तो अगर एक सेगमेंट से इनकम कम हो जाती है तो दूसरा उसको सपोर्ट कर पाता है. कंसंट्रेटेड रीट थोड़ा रिस्कियर होता है. अभी हमने देखा कि रेवेन्यू के क्या सोर्सेस हैं, कहाँ से ये पैसा अर्न करते हैं. अब रेवेन्यू अगर 1 रुपी था लास्ट ईयर, तो अगर हमें ग्रो करना है रेवेन्यू तो कैसे ग्रो होगा? 2 वेज होते हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ. ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज है, सपोज उनके पास 10 प्रॉपर्टीज थी, उन 10 प्रॉपर्टी से अर्निंग कैसे इंक्रीज करें. आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं न्यू प्रॉपर्टीज, वो है ऑर्गेनिक ग्रोथ. इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब आप न्यू प्रॉपर्टीज परचेज कर रहे हैं, आप मर्जर एंड एक्विजिशन कर रहे हैं. आप ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? अगर आप ऑक्यूपेंसी रेट 88% था उसे इंक्रीज कर पाए, या एक्सक्लेशन क्लॉज से कि रेंट इंक्रीज कर दिया आपने. अगर आप ऑर्गेनिक ग्रोथ देखना चाहते हैं तो आप सेम स्टोर डाटा देखें, जैसे कि सेम स्टोर ऑक्यूपेंसी रेट. जो आपके पास लास्ट ईयर एरिया था उतने ही एरिया में इस साल कितना ऑक्यूपेंसी रेट है. इसमें आप न्यू एरिया को कंसीडर नहीं करते. अगर कंपनी में स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रोथ है तो मतलब प्रेडिक्टेबल है रेवेन्यू. वही इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी अच्छी है, बट उसके लिए आपको पहले तो बहुत सारा पैसा चाहिए, मतलब डेट लेना पड़ेगा. अगर इनऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी तो बहुत रिस्की हो जाता है. हमने देखा कि आपने प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर दिया, उससे रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है. क्या उन प्रॉपर्टी से एक्चुअल आपको प्रॉफिट हो रहा है विदाउट कंसीडरिंग कैसे आपने उसे फाइनेंस करा है? उसके लिए कैलकुलेट करा जाता है नेट ऑपरेटिंग इनकम. जो आपके प्रॉपर्टी से रेवेन्यू हुआ, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंसेस लाइक सिक्योरिटी, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. बहुत लोगों को लगेगा कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अबिडा जैसा है. पहले तो उसमें हम रेवेन्यू ले रहे हैं सिर्फ फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब प्रॉपर्टी से जो इनकम आई, उसमें अदर इनकम नहीं लेते नेट ऑपरेटिंग इनकम में. जैसे कि आपको कोई इंटरेस्ट अर्न करा, कुछ डिविडेंड हुआ, कोई आपने प्रॉपर्टी सेल करी उससे प्रॉफिट हुआ. अब आप सोचोगे कि इनको इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम आए कहाँ से? हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 80% ये इन्वेस्ट करना जरूरी है इन्हें इनकम प्रोड्यूसिंग एंड कंप्लीटेड रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, बट जो 20% है
ये किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिबेंचर्स में, इक्विटी शेयर्स में, एक्सेट्रा। और अबिडा में अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी डिडक्ट करे जाते हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सपोज आपको रेवेन्यू होता है 100 रुपीज, प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंसेस है जैसे कि मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, वो है सपोज 30 रुपीज। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी हुई? 70। नेट ऑपरेटिंग इनकम से हमें प्रॉपर्टी की हेल्थ पता चलती है। जो ये अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज करते हैं वो कर पाते हैं मतलब डेट लेकर। और सेबी ने बोला हुआ है कि जो नेट डेट है ग्रॉस एसेट वैल्यू का वो मैक्सिमम 49% हो सकता है। नेट डेट मतलब जो टोटल डेट है उसमें से जो भी आपके पास कैश है उसे डिडक्ट कर दे। अगर सपोज डेट है 100 रुपीज, कैश है आपके पास 10 रुपए, तो नेट डेट हुआ 90 रुपीज। ग्रॉस एसेट वैल्यू मतलब जो सारी प्रॉपर्टीज है रीट्स की, उसकी मार्केट वैल्यू। इससे ये पता चलता है कि रीट की जो टोटल प्रॉपर्टी है उसका कितना परसेंटेज फाइनेंस्ड है बाय डेट। रीट ओवर रिलायंट ना हो डेट पर, और वही अगर ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, रीफाइनेंस रिस्क है, डाउनटर्न रिस्क है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो लोन रीपे करना एक्सपेंसिव हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो डिविडेंड इन्वेस्टर्स को मिलेगा वो भी कम हो जाएगा। कितना लोन फिक्स्ड रेट पर लिया हुआ है, कितना फ्लोटिंग पे ले रखा है। अगर मोस्टली फिक्स्ड है तो अगर इंटरेस्ट रेट में हाइक होता है उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड रेट में तो आपको अगर 9% पे लोन लिया है तो 9% पर ही पे करना पड़ेगा। अगर फ्लोटिंग है तो अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है तब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर है रीफाइनेंस रिस्क। बहुत बड़ा लोन मैच्योर होता है तो उसे बोरो करना पड़ता है, फिर से आप रीफाइनेंस करते हो। अगर मार्केट बुरी है ना उस टाइम जब आप रीफाइनेंस करना चाहते हो तो हो सकता है कि आपको स्ट्रगल करना पड़े लोन लेने पर, या आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़े। इसलिए आपको मैच्योरिटी शेड्यूल देखना चाहिए, कितना हर साल मैच्योर हो रहा है लोन। अगर मैच्योरिटी स्टैगर्ड है मतलब ओवर द इयर्स थोड़ा थोड़ा करके मैच्योर हो रहा है तो उससे डिफॉल्ट रिस्क कम हो जाता है। बट वही अगर जब आप लोन लेने जाओ रिसेशन है, क्रेडिट मार्केट्स टाइटन हो चुकी हैं, तो रीफाइनेंस करना कॉस्टली होगा। फिर दूसरी लेवरेज रेशियो वो है नेट डेट टू अबिडा रेशियो। हमने देखा नेट डेट का मतलब, अबिडा का मतलब हम देख चुके हैं। नेट डेट टू अबिडा क्या बताता है कि अगर रीट की जो अर्निंग है वही रहे हमेशा तो कितने साल लगेंगे कि वो अपना नेट डेट चुका सके। सपोज डेट है 500, कैश है 100, अबिडा है 50। नेट डेट कितना हुआ? 500 माइनस 100 दैट इज 400। अबिडा है 50, मतलब 8 इयर्स लगेंगे रीपे करने में, वो भी तब अगर अबिडा सेम रहता है। इसका मतलब ये मेजर करता है कि फाइनेंशियल रिस्क कितना है, क्या कंपनी की एबिलिटी है कि वो रीपे कर पाएंगे अपना डेट। इससे ये भी पता चलता है कि रीट और कितना लोन ले सकती है ताकि वो बाय कर पाए न्यू इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। इसलिए पहले तो हम देखेंगे कि ओवर द इयर्स कम हुई है, ज्यादा हुई है, कैसी है कंपैरेटिव टू इट्स पीयर। अब हम देखेंगे क्या रीट इजीली इंटरेस्ट को रीपे कर सकते हैं। उसके लिए देखा जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि है अबिडा डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। सपोज अबिडा है 50, इंटरेस्ट है 10, इसका मतलब 5 टाइम्स, मतलब 5 बार कंपनी की जो अर्निंग है वो कवर कर सकती है उसका इंटरेस्ट। जितना हाई होगा उतना बेटर है, ताकि अगर मार्केट गिरती है, रेंटल इनकम कम होता है, फिर भी उनकी अर्निंग्स कवर कर पाए इंटरेस्ट को। इससे हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सेफ्टी पता चलता है। आपको डेट हेडरूम दिख रहा है। डेट हेडरूम मतलब आप और इतना लोन ले सकते हैं ताकि आप जो सेबी का रूल है उसे ब्रीच ना करें। We will further look into different parameters in the next video. Bye.